Welcome everyone. अभी वो पीछे देखता है और उसे पता चल जाता है कि जो राजा की सबसे बड़ी मूर्ति है उसकी आंख सच में घूम रही है और वो सबको एकदम कहता है कि नीचे बैठो। जो लोग उसकी बात सुनते हैं वो बैठ जाते हैं और जो लोग नहीं सुनते हैं वो आग के शिकार हो जाते हैं। उस मूर्ति में से जो आग निकलती है वो कई सारे लोगों को जला देती है। सारे लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, कौन जिंदा बचा कौन मर गया है। आग फैल गई है और बहुत बुरे वाले ट्रैप में फंस गए हैं। जीवू के खुद के वर्ड्स थे कि शायद ये लोग मरने वाले हैं। और इसी के साथ में गाइस ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग एपिसोड है। आगे की सीरीज देखेंगे तो आपको तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट के एपिसोड सेकंड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हम लोगों ने एक डंजन देखा था, टनल देखा था, काफी सारे हंटर्स के बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में समझा था कि हंटर्स क्या होते हैं। डंजन वो जो कि जमीन के नीचे बना हुआ पोर्टल जिसके अंदर एक टनल खुला है। हालांकि था वो बहुत ही कम रैंक का, लेकिन अंदर जो इनके सामने एक गॉड सामने आए हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उनका रैंक बहुत ज्यादा है और काफी सारे हंटर्स जो कि है वो फंस गए हैं। तो अब टाइम आ चुका है इनके आगे बढ़ने का, इन्हें रूल्स समझने का। तो सेकंड एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है कि ये ऑलमोस्ट एक आदमी मर चुका था सिर्फ इस चक्कर के अंदर क्योंकि उसे भागना था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी यहाँ पे जो एक आदमी था किम वो रोते रोते जीवू को कहता है कि तुम्हें समझ में आ गया था शायद कि आखिर क्या करना है। इसी चक्कर में तुमने हमारी जान बचा ली। जिसने ये बात नहीं मानी वो सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन अभी भी कोई एक आदमी जो कि ये बात नहीं मानता और कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहाँ पे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। तो वो जबरदस्ती यहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर से इन लोगों के सामने एक और हादसा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें यही चीज सिखाई जा रही थी। सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर बताई जा रही थी कि आखिर जो हंटर्स है अगर एक बार इन्हें किसी तरीके का रैंक दे दिया जाता है तो वो कभी भी अपना रैंक नहीं बढ़ा सकते। बस उसी पावर्स के साथ में उसे जीना होता है। और इस वक्त जीवू के पास में काफी सारे पुराने एक्सपीरियंसेस से अभी कुछ न कुछ नई चीजें दिमाग में चल रही है और उसे ही सबकी जान बचानी है। जिसके बाद में सीनिया उसकी बहन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम जीना था और वो अपनी क्लासमेट से बातें वगैरह कर रही थी। उसकी क्लासमेट कहती है कि तुम्हारा भाई हंटर है ना, जहाँ पे जीना कहती कि हाँ बिल्कुल मेरा भाई हंटर है लेकिन वो बहुत कम रैंक का है, ई रैंक का है, हमेशा पिटता रहता है, उसका चेहरा हमेशा पट्टियों से बंधा रहता है। जिसके बाद सीनिया वापस से इसी डंजन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम जीवू को देखते हैं वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अब इसे नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन एक लड़का अपना आपा खो के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, मुझे यहाँ पे खड़े हुए वॉरियर्स टच भी नहीं कर पाएंगे। वो अपनी फुल स्पीड से भागने की कोशिश करता है लेकिन ये वॉरियर्स तो वॉरियर्स थे। यहाँ पे बैठा हुआ जो सबसे बड़ा राजा था वो अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ता है, इस आदमी को एक सेकंड में पुफ कर देता है, यानी कि यूं जला के बर्बाद कर देता है। उसके पैर बचते हैं। अब सबकी हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, इनकी जान कैसे बचेगी। और तभी जीवू अपने दिमाग के अंदर रिमाइंड करने लगता है कि आखिर इस जगह के रूल्स क्या थे। तो जो इनका कैप्टन था सॉन्ग वो बताता है कि पहला रूल था कि हम लोगों को इस बड़े से राजा का आदर करना पड़ेगा, उसके सामने सिर झुकाना पड़ेगा। और तभी जीवू सबको कहता है कि अपना सिर झुका लो, कोई कुछ भी मत करो। तो सब जैसे ही यहाँ पे जीवू खड़ा होने वाला था सब डर जाते कि जीवू तू मरेगा, तेरे पास चांस ही नहीं बचा, तू खत्म हो जाएगा। जीवू जैसे खड़ा होता है तो इस बड़े से स्टैचू की आंखें भी रेड हो जाती है जीवू को मारने के लिए। लेकिन तभी जीवू झुक जाता है, अपना सिर झुका लेता है और वो जो आंखें थी उस बड़े से स्टैचू की अपने आप से नॉर्मल हो जाती है। जीवू को समझ में आ गया था कि पहला रूल फॉलो करना ही पड़ेगा और बाकी सबको भी यही करना पड़ेगा। अगर आप आदर देंगे इस बड़े से मॉन्स्टर को तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। सारे लोग झुक जाते हैं लेकिन उसके बाद में खड़े होने लगते हैं और इन्हें लगता है कि शायद ये खत्म हो गया है, अब इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये इनकी बेवकूफी थी। तभी ये जो बड़ा सा स्टैचू था जो कह सकते हैं सबसे बड़ा राजा खड़ा हो जाता है और उसके बाद में चलना शुरू करता है, कदम पे कदम लेना शुरू करता है। पूरी जगह हिल रही थी। अब वापस से सोचना पड़ेगा कि आखिर अब इन्हें क्या करना है। सेकंड रूल याद आता है कि इस गॉड की आपको वर्शिप करनी पड़ेगी, इसे अच्छा बताना पड़ेगा, इसकी तारीफें करनी पड़ेगी। अब आखिर इसकी तारीफें कैसे की जाएगी। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसी के कारण वो काफी सारे अलग अलग नॉलेजेस जो कि उसके पास में थी, अलग अलग लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, एंशिएंट बातें थी। तो वो इस बड़ी सी मूर्ति के सामने बैठ जाता है, वर्शिप करने लग जाता है, हाथ पैर जोड़ने लग जाता है और कहने लगता है कि आप हमारे देवता है, हमें सच्चाई का रास्ता दिखाइए। बहुत सारी बातें करने लगता है, वर्शिप करने लगता है। लेकिन ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर है वो उसकी बातें नहीं सुनता और अपने इतने बड़े पैर को इस हंटर के ऊपर रख देता है। मतलब एक होता है ना कि चले को कैसे दबा दिया जाता है, तो वैसे ही इस हंटर को मार दिया जाता है। सारे लोग डर चुके थे कि भाई ये वर्शिप किस तरीके से काम करेगी। सब भागने लग जाते हैं अपनी जगहों से क्योंकि इतना बड़ा मॉन्स्टर आएगा, इन्हें चिपका देगा, मार देगा, तो बहुत फालतू की चीज है। सब छुपने लग जाते हैं। यहाँ पे जो पाथ था वो भी एक वॉरियर के पास जाके खड़ा हो जाता है। उसे लगा था कि शायद ये वॉरियर उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन वॉरियर आता है, अपने हाथ के अंदर जो भाला था उससे पाथ को आधा आधा काट देता है। मतलब हद से ज्यादा भयानक सीन दिखाए जा रहे थे कि आप जितना सोच भी नहीं पा रहे हो उससे भी खतरनाक सीन हो रहे थे। अब जीवू को दिमाग लगाना था आखिर करना क्या है।
है तभी वो देख पाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेचूज है, कुछ ऐसे वॉरियर है जिनके पास में भाले, कुल्हाड़ी, बड़े बड़े से स्वॉर्ड है, लेकिन कुछ ऐसे वॉरियर भी यहाँ पे स्टेचूज खड़े हैं जिनके पास में कोई बजाने का इंस्ट्रूमेंट है। तो वो सबके पास में चिल्लाता है और कहता है कि जाओ ऐसे लोगों के पास भागो, ऐसे स्टेचूज के पास भागो जिनके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है। सब भागने लग जाते हैं। एक स्टेचू के पास में जूही भी खड़ी हो जाती है, यानी कि जीवू लेके भाग रहा था। तो वो जो बड़ा सा स्टेचू था वो काम नहीं कर रहा था, प्ले नहीं कर रहा था, तो वो जूही को तो यहीं छोड़ देता है और जीवू यहाँ से फुल स्पीड से भागना शुरू करता है। ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर था वो बुरी तरीके से जीवू के पीछे भाग रहा था और एक वक्त ऐसा आता है कि जीवू बिल्कुल हाथ ही रख देता है एक बड़े से वॉरियर के सामने और वहाँ से गाना शुरू हो जाता है। तब जाके जीवू के दिमाग में आता है कि यही तरीका था वर्शिप का, यही तरीका था किसी आदर देने का, इसे खुश करने का। तो जो ये बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा हुआ था अपनी जगह पे वापस से जाके बैठ जाता है, जो कि पहले हंस रहा था, स्माइल दे रहा था क्रीपी सी और खड़ा होके घूम भी रहा था। लेकिन अब जब उसकी तारीफें कर दी गई थी इन बड़े बड़े से सोल्जर्स के थ्रू तो वो शांत हो गया। अब जब सारे लोग जीवू के पास आते हैं तो पता चलता है कि भाई जीवू का तो पैर कट गया है। अब यहाँ पे जूही बहुत परेशान होकर उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि जो इनका लीडर था सॉन्ग, उसका हाथ कट चुका था। तो ये सब एक दूसरे की मदद करते जा रहे थे। खैर जीवू के पैर को ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि जूही ने बहुत ज्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, वो फिर भी उसे हील नहीं कर पा रही थी। अब भी चीजें खत्म नहीं हुई थी। यहाँ पे एक आदमी था जो कि परेशान हो गया था और उसे बस इस जगह से भागना ही था और आपस में सब एक दूसरे को गालियां दे रहे थे क्योंकि जो तीसरा रूल था वो था कि अपनी जो सच्चाई है वो आपको साबित करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, सच्चाई साबित आप कैसे करोगे? आपको बलि ही देनी पड़ेगी, क्योंकि माइथोलॉजी के अंदर यही बताया क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज साबित करनी है तो आपको उसके लिए बलि देनी पड़ेगी। कि सारे हंटर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि बलि तो भाई यहाँ के लीडर को देनी पड़ेगी, सॉन्ग को, क्योंकि डिसीजन उसी का ही था। उसके चक्कर में बाकी सारे लोगों को जाना पड़ा। सॉन्ग भी इस चीज को मान चुका था कि हाँ भाई ठीक है, गलती मेरी है, मैं तुम सब लोगों को यहाँ पे मरने नहीं दूंगा, मैं ही आगे जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि आगे एक घेरा था, उस घेरे के अंदर जो थे वो फ्लेम्स चले लग जाते हैं। अब जो सॉन्ग था वो जैसे आगे की तरफ बढ़ता है तो काफी सारे फ्लेम्स डबल लाइन के अंदर चलने लग जाते हैं। अंदर जो थे वो येलो फ्लेम थे और जो बाहर थे वो ब्लू फ्लेम थे। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब होगा क्या। तो जीवू कहता है कि मुझे खुद एक बार जाके इस गोलाई को देखना पड़ेगा, सर्कल को देखना पड़ेगा, तब जाके मुझे समझ में आएगा। अब जीवू अपने साथ में 2 लोगों को और एंटर करवा देता है, तो टोटल यहाँ पे 4 हो जाते हैं। तो 4 फ्लेम जल जाती है और बाहर की ब्लू वाली बाउंड्री भी चल जाती है। लेकिन जीवू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ तो चीज है जो कि बाकी रह रही है। जिसके बाद में सीन यहाँ जीवू की बहन जीना के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि हमें पता चलता है कि अपनी मॉम के पास में जाने वाली थी। उसकी मॉम एडमिट है, काफी ज्यादा बुरी हालत में है। उसका भाई जरूर कोई ना कोई मार्बल लेके आया होगा, कोई स्टोन लेके आया होगा, उससे उसकी माँ की थोड़ी बहुत देखभाल करनी चाह रही थी और वो अपनी माँ से बैठ के बातें कर रही थी, खूब सारी बातें। साफ दिख रहा था कि उसकी माँ बातचीत नहीं कर पा रही है, अनकॉन्शियस है। जिसके बाद में वापस से इसी डंजन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जीवू बाकी सबको बुला लेता है कि एक बार तुम सारे लोग आ जाओ, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि करना क्या है। टोटल 6 लोग थे, फ्लेम्स 6 चली हुई थी, उसके बाहर भी एक बाउंड्री है। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आ जाता है, जितने भी वॉरियर सोल्जर्स यहाँ पे खड़े थे वो सब आगे बढ़ने लग जाते हैं इन सबको मारने के लिए। तब कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। तभी जीवू को आइडिया आता है कि एकदम अपनी आंखें टिका लो। गाइस एकदम स्क्विड गेम को आप लोग याद कर लीजिए कि जैसे स्क्विड गेम के अंदर अगर आप आंखों से आंखें मिला रहे हैं, घूर रहे हैं, तो ये गेम था। खैर बचपन के अंदर भी खेला करते थे कि जो भी आंखें चपकाएगा तो वो इंसान आगे आ जाएगा। तो जीवू सबको ये कहता है कि आंखें मिलाओ इनसे, हमारे पास में टाइम है, इन्हें रोक के रखते हैं। तो होता भी यही है, जैसे ये सारे लोग आंखें मिलाते हैं तो ये वॉरियर्स रुक जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक आदमी मानता नहीं है क्योंकि इस वक्त गेट खुल चुका था और जो ब्लू फ्लेम्स है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी। तो एक लड़का यहाँ पे भाग जाता है कि भाई मैं तो यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं तो यहाँ से भागूंगा। ऐसे करते करते 2 से 3 लोग भाग जाते हैं, वो मरते भी नहीं है। लेकिन जीवू को लग रहा था 110% ये किसी न किसी तरीके का ट्रैप हो सकता है, हमें पागल बनाने का तरीका हो सकता है। तभी यहाँ पे जो किम था, यानी कि सॉन्ग के बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था, हंटर था, वो कहने लगता है जीवू को कि भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज से पहले तुझसे सही लड़का नहीं देखा। अगर आज हम जिंदा है तो सच में तेरे चक्कर में जिंदा है, लेकिन मैं अब यहाँ पे और नहीं खड़ा रह सकता, मेरे सामने गेट खुला है तो मैं तो भाग के ही रहूंगा। इनको छोड़ के भाग जाता है। जीवू बहुत कहता है कि प्लीज रुको, हमें इसे समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन किम भी एक सेल्फिश आदमी बनके यहाँ से भाग जाता है। पीछे से अब सिर्फ 2 जने बचे थे, जूही और सॉन्ग जो था वो इनका लीडर था और जूही बेचारी थी कमजोर थी कि वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकती, जीवू को छोड़ के वैसे ही अकेली नहीं जाएगी। तो यहाँ पे सॉन्ग का कहना था कि मैं अपनी बलि दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जीवू का ऑलरेडी एक पैर कटा हुआ था, ऊपर से जूही जो थी वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने के चक्कर में। तो यहाँ पे जीवू कहता है कि सर आप इसे लेके जाइए, वैसे भी मैं ऑलमोस्ट डैमेज हूँ, मैं यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, आप प्लीज जाइए। सॉन्ग बात मान लेता है और उसके बाद में जूही जब बात नहीं मानती तो उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद में उसे उठा के ले जाता है। अब यहाँ पे आखिरी वॉर थी सिर्फ और सिर्फ जीवू और इतने सारे वॉरियर्स के बीच में। जीवू अभी भी इसे बस क्रैक करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो होगा, वो कहीं से तो हल निकालेगा। लेकिन जब उसे साफ पता चल रहा था कि ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे करके, जो कि इनकी लाइफ फ्लेम थी, अगर ये सारी बंद हो गई तो ये सारे वॉरियर्स भी रुक जाएंगे। और लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सारे वॉरियर्स आगे आते जा रहे थे, अभी भी कुछ फ्लेम्स बाकी बची हुई थी और जीवू के हाथ में एक तलवार थी। लेकिन भाई ये वॉरियर्स हद से ज्यादा
स्ट्रॉन्ग, हद से ज्यादा बड़े थे, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जीवू का एक और हाथ उठ जाता है, ये बड़े बड़े से कुल्हाड़ी लेके जीवू काट रहे थे, पीट रहे थे, खून निकल रहा था जीवू के अंदर से, फिर भी उसकी अभी तक आत्मा नहीं निकली थी, खत्म नहीं हुआ था। वो मन से अब चिल्ला रहा था कि कैसे बाकी से जितने भी लोग बाहर निकले हैं, सेल्फिश होके निकले हैं, उन्हें अपने घर जाना था, उनकी फैमिली थी, तो भाई मेरी भी तो फैमिली है, मुझे भी तो जीना है, मैं थोड़ी ना अपनी जान सेक्रीफाइस करूंगा, मैं अपने आखिरी वक्त तक मरूंगा। काश मैं भी कोई पॉलिसी करा लेता, बेचारे मेरे फैमिली वालों को हेल्प हो जाती, लेकिन मुझे भी जीना है, काश मुझे बस एक मौका मिल जाता।